Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from history, that is the French Revolution. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने देखा that कैसे फ्रांस के अंदर जो एब्सोल्यूट मोनार्की था, दैट इज़ जो डिस्पोटिक पावर्स किंग के पास थे, नेशनल असेंबली ने कैसे उन पावर्स को चेंज किया. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. नेशनल असेंबली ने जो पावर्स किंग के पास थे वो पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में डिवाइड किया. नेक्स्टली हमने देखा दैट फ्रांस में द आइडिया ऑफ फ्रीडम, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, द आइडिया ऑफ राइट टू लिव, ये सब चीज़ें जो है वो फ्रांस के अंदर फेमस होने लगी. लोग इन आइडियाज़ को अडॉप्ट करने लगे. कॉन्स्टिट्यूशन ने इन आइडियाज़ को सपोर्ट किया. ठीक, जैसे अगर हम देखेंगे तो जब लुइस 16 के पास डेस्पोटिक पावर्स थी तब फ्रांस में इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम ये सब चीज़ें नहीं थी. लेकिन जब पावर्स को डिवाइड किया गया तो नए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, इन सबको बेसिक ह्यूमन राइट्स बताया, जो राइट्स हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए. ठीक, मतलब इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब का स्टार्ट जो है वो फ्रांस में हो चुका था. नाउ लास्ट पॉइंट तक हमने देखा था दैट फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, दैट इज़ पावर्स जो थे वो डिवाइड हो चुके थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में. बट किंग के पास अभी भी वेटो पावर था जिसको वो कभी भी यूज़ कर सकता है. इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस में से मोनार्की, दैट इज़ किंग रूल जो है वो ख़त्म हुआ एंड फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिकन कंट्री. कैसे वहाँ पे लोगों के इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI has signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that has been taking place since the summer of 1789. Before this could happen, National Assembly voted in April 1972 to declare a war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this war was the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger Deleuze. It was sung for the first time by the volunteers of Marseille as they marched into Paris, and so it got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें दैट दो लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, बट उसके बाद भी फ्रांस में आने वाले कुछ ईयर्स में सिचुएशन जो थी वो बहुत टेंस थी. नाउ लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बाद, मतलब दो उसने प्रेशर में कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया बिकॉज ही सॉ दैट सिचुएशंस जो है वो उसके अगेंस्ट है, तो उस प्रेशर में उसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिया. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बाद भी वो अपने पावर्स को वापस लाना चाहता था. ही वांटेड हिज पावर्स बैक. इसलिए उसने क्या किया, उसने पर्शिया के किंग के साथ में एक नेगोशिएशन, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गया. धीरे धीरे करके जो रूलर्स है आसपास की कंट्री के, फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे, वो लोग को भी धीरे धीरे करके टेंशन आने लगी. कैसे टेंशन आने लगी कि अगर फ्रांस में लोग किंग के डेस्पोटिक पावर्स को ख़त्म कर सकते हैं, फ्रांस में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एस्टैब्लिश हो सकता है, तो उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे करके हमारे कंट्रीज़ में भी पड़ेगा. हमारी कंट्री के लोग भी हमारे अगेंस्ट जाएंगे. गेटिंग समझे, मतलब फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके किंग का ये टेंशन था कि जैसे लोगों ने फ्रांस के अंदर किंग के डेस्पोटिक पावर्स को ख़त्म किया है,
इन द सिमिलर मैनर वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी उस बात से इनकरेज हो सकते हैं एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि धीरे धीरे करके हमारे पावर्स जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसलिए द किंग डिसाइडेड, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ के किंग है उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो लोग फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे। नाउ इससे पहले कि वो लोग अटैक कर पाते, सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग चलती, उसके पहले ही नेशनल असेंबली मतलब लोगों ने, है ना, हमने देखा था कि नेशनल असेंबली में कौन थे, थर्ड एस्टेट के लोग थे। सो नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में हमको वॉर करना है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट हमें फाइट करना है, सो दैट किंग के डेस्पोटिक पावर्स कंप्लीटली एंड हो जाए। बहुत सारे लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग किंग के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। पेरिस से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। देन उसके बाद जैसे हम अपने वॉर्स में वंदे मातरम एंड ये सब सिंग करते थे, इन द सिमिलर मैनर उन लोगों ने भी अपना नेशनल एंथम बनाया, उन लोगों ने भी अपने सॉन्ग्स बनाए, और उन्हीं सॉन्ग्स को जब भी वो फाइट करने के लिए जाते थे या जब भी वो लोग मार्च करते थे, रैलीज करते थे, सो इस नेशनल एंथम को यूज़ किया जाता था। The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि ये रिवोल्यूशन, ये वॉर के अंदर बहुत से चेंजेस आए, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ लोगों को फेस करनी पड़ी। नाउ मेन वेर फाइटिंग, करेक्ट, मेन बैटल फील्ड पर थे, दे वेर फाइटिंग, पर उनकी फैमिली पीछे थी, तो उस फैमिली की देखभाल करना, उस फैमिली के लिए मनी अर्न करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके ऊपर आ चुकी थी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वुमेन के ऊपर आ चुकी थी। वुमेन दे वेर यूज टू अर्न द लिविंग, मतलब कमाते भी थे, एंड दे यूज टू लुक आफ्टर एट द फैमिली ऑल्सो, ठीक, घर का भी काम करते थे एंड साथ साथ में बाहर भी वर्क करते थे, सो दैट दे कुड अर्न। वुमेन का क्या रोल था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, ये हम 4th टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ पे हमें वुमेन के रोल के बारे में दिया हुआ है 4th या 5th टॉपिक में। यहाँ पर हमें सिर्फ अभी इतना क्या बताया है कि when men were fighting, women were taking care of the family and earning the livelihood. Now लोगों के दिमाग में it was cleared, people were convinced कि ये वॉर छोटा मोटा वॉर नहीं है, ये जल्दी ख़त्म होने वाला वॉर नहीं है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि अगर अभी हमने स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिए, अगर अभी हम सीरियसली इसको नहीं लड़ेंगे, तो फ्यूचर में हमें वापस प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ किसको मिले हैं, ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गेटिंग, ये राइट्स सबके लिए चाहिए, और सबके लिए चाहिए तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। पीपल वेर कन्विंस्ड कि ये फाइट जो है वो लंबा चलने वाला है। Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. The most successful of these clubs were that of the Jacobins, which got its name from the former convent of the Saint Jacob in Paris. Women too have been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, वैसे ये पॉलिटिकल क्लब्स है। ये पॉलिटिकल क्लब्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गए थे, एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गए थे, जहाँ पर लोग आकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे। मतलब गेट टुगेदर यानी लोग इकट्ठा होते थे, दे यूज़ टू डिस्कस द पॉलिसीज़, दे यूज़ टू मेक प्लान कि आगे हमें क्या करना है, कौन सी पॉलिसी को हमें फेवर करना है, कौन सी पॉलिसी को हमें अपोज करना है। इन सब चीज़ों का लोगों ने डिस्कस करने के लिए दे यूज़ टू मेक द, दे हैड मेड द क्लब।
जिसमें से सबसे फेमस जो था वो कौन सा था, सबसे सक्सेसफुल जो था वो कौन सा था, द जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसके बारे में हमें और भी दिया हुआ है। सो जेकोबिन क्लब वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने थे जिसमें जेकोबिन क्लब वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल। इवन वुमेन्स ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, वुमेन ने भी कंट्रीब्यूट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उनकी भी कुछ डिमांड्स थी जिसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। The member of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. They include small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as the servants and daily wage earners. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. It was a way to proclaim the ending of the power wielded by the wearers of knee breeches. This Jacobin came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes were men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That द जेकोबिन्स, उन लोगों ने क्या किया था? जेकोबिन्स यूजुअली कौन थे? जेकोबिन्स वेर दी पीपल हु वेर लेस प्रॉस्परस, मतलब जो आर्टिशंस है, शॉपकीपर्स है, छोटे छोटे काम करते हैं या डेली वेज अर्नर्स है, वो लोग सब किसके पार्ट थे? दे वेर दी मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नाउ इन सब ने क्या डिसाइड किया था? दे डिसाइडेड टू वेयर लॉन्ग ट्राउजर्स। गेटिंग, आप बाजू के फोटोज में देख सकते हो कि दे वेर वेयरिंग दी लॉन्ग ट्राउजर्स, जबकि फ्रांस में नी ब्रीचर्स पहने जाते थे। आई विल शो यू वो कैसे दिखते हैं। समथिंग कुछ ये टाइप का जो क्लोथिंग है ना, ऐसा कुछ फ्रांस में किया जाता था। नी ब्रीचर्स पहने जाते थे। एंड ये नी ब्रीचर्स कौन पहनता था? स्पेशली द नोबल्स वेर वेयरिंग दिस। गेटिंग, कौन पहनता था? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ अनक्लियर्ड इमेजेस हैं, ये नी ब्रीचर्स के इमेजेस है। सो ये सब कौन पहनता था? नोबल्स पहनते थे। एंड जेकोबिन्स ने क्या डिसाइड किया था? दे विल वेयर फुल पैंट्स, मतलब पूरे पैंट्स पहनेंगे वो। और ये क्या शो करेगा? दैट जो नी ब्रीचर्स है, दैट इज जो नोबल्स है, उनका पावर जो है वो अब खत्म हो चुका है। गेटिंग, दे डिसाइडेड टू वेयर द फुल ट्राउजर, फुल पैंट्स पहनना स्टार्ट किया उन लोगों ने, जेकोबिन्स ने, टू सिंबलाइज कि अब नी ब्रीचर्स, दैट इज जो नोबल्स है, उनका पावर खत्म हो चुका है, अब कॉमन लोगों का पावर आ रहा है। नेक्स्टली जो मेन थे, जो जेकोबिन क्लब के मेन थे, वो लोग यूजुअली क्या साथ में पहनते थे? ट्राउजर्स के साथ में दे यूज टू वेयर द रेड कैप। वो रेड कैप क्या शो करता है? लिबर्टी शो करता है, फ्रीडम शो करता है। तो वो लोग क्या करते थे? दे यूज टू वेयर ट्राउजर टू शो दैट कि अब किंग के पावर्स, नोबल के पावर्स जो है वो एंड हो चुके हैं। साथ साथ में दे यूज टू वेयर द रेड कैप। वो रेड कैप क्या सिंबलाइज करता था? कि कंट्री के अंदर अब लिबर्टी है, वी आर फ्री, मतलब हमको फ्रीडम मिल चुकी है। बट वुमेन्स को रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था। ओके, इन द समर ऑफ 1792 द जेकोबिन्स planned an insurrection of the large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of 10th August, they stormed to the palace of Tourelles, massacred the king's guard, and held the king himself in hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men above the age of 21 and all men of 21 and above, regardless of wealth, got the right to vote. Okay. Now,
ये जो डे है दिस इज कॉल्ड एज द डे ऑफ एक्शन. 1792 के समर्स थे एंड तभी जेकॉबिन्स ने क्या डिसाइड किया था कि नाउ दे आर गोइंग टू अटैक द किंग. ठीक, पेरिस में जितने भी लोग थे वो उस टाइम पर बहुत गुस्से में थे. द रीज़न वॉज ब्रेड का प्राइजेस बढ़ रहा था. ऊपर तक हमने क्या देखा कि जेकॉबिन्स ने नोबल्स के अगेंस्ट जाने के लिए ट्राउजर्स पहने, रेड कैप पहना. उन्होंने मतलब उनकी फाइट उन्होंने कंटिन्यू रखी एंड फाइनली 1792 के समर्स में उन सब ने मिलके क्या डिसाइड किया कि अब वो लोग किंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे. जेकॉबिन्स ने मिलकर किंग के पैलेस पर अटैक किया, जितने भी गार्ड्स थे उनको मार डाला और किंग और उसकी पूरी फैमिली को बंदी बना लिया. आई थिंक किंग और उसकी पूरी फैमिली जो थी वो अब जेकॉबिन्स के होस्टेजेस बन चुके थे. नेक्स्टली काफ़ी आवर्स तक वो लोग बैठे हुए थे एंड फाइनली असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को प्रिजन में डाला जाएगा. क्या डिसाइड हुआ था दैट पूरी की पूरी रॉयल फैमिली, पूरी किंग की फैमिली को प्रिजन में डाला जाएगा. इलेक्शंस कंडक्ट होंगे अभी से, जो पहले कंडक्ट नहीं होते थे बट अब इलेक्शंस भी कंडक्ट होंगे. एंड जितने भी मेन हैं अबोव द एज ऑफ 21, रिच है पुअर है मैटर नहीं करता, हर मेन को वोट करने का राइट मिलेगा. क्लियर. 1792 में क्या हुआ था, जेकॉबिन्स ने डायरेक्टली किंग के पैलेस पर अटैक किया. जितने भी रॉयल मेंबर्स थे उन सबको जेल में डाला. अनाउंस हुआ कि अब से इलेक्शंस होंगे एंड जितने भी मेन थे अबोव द एज ऑफ 21 उन सबको वोट करने का राइट मिल गया. क्लियर. The newly elected assembly was called as the convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे. फाइनली 21 सितंबर को न्यूली इलेक्टेड असेंबली ने क्या डिक्लेयर किया दैट अब फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका है. दैट इज़ अब फ्रांस का जो लीडर है वो कैसे सिलेक्ट होगा, वो लीडर इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होगा और जो पहले किंग का रूल जो चल रहा था वो सब अब सब कुछ खत्म हो जाएगा. Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of treason. On 21st January 1793, he was executed publicly at Place de la Conrad. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. लुइस 16 को फाइनली डेथ दे दिया. डेथ का रीज़न क्या बताया दैट उसने अपनी कंट्री के लोगों के साथ, उसने अपनी कंट्री के रूल्स के साथ में गद्दारी की है, गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की है एंड इसीलिए 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया. कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ को भी सेम पनिशमेंट दी गई एंड फाइनली फ्रांस में से जो किंग का पावर था, जो मोनार्की चल रहा था, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था. क्लियर. यहाँ पे लुइस 16 का चैप्टर क्लोज होता है. अब आता है द नेक्स्ट चैप्टर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. जैसा हमने देखा दैट किंग को किसने एग्जीक्यूट करवाया था, जैकोबिन क्लब ने. करेक्ट. उसके एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली नया गवर्नर या नया लीडर कौन बन जाएगा, जैकोबिन क्लब का लीडर. जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. तो लुइस 16 को एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रांस का पूरा गवर्नेंस किसके पास आ गया था, जैकोबिन क्लब के पास आ गया था एंड जैकोबिन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फ्रांस का नया लीडर बन गया था. नाउ उसके पीरियड को रेंज ऑफ टेरर कहा गया है. ठीक, मतलब डर का माहौल, दहशत थी उस टाइम पर. सो लेट्स सी कि ऐसा तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया था जिसकी वजह से उसका जो रूलिंग पीरियड है इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ टेरर.
The period from 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as the being enemy of the republic, ex-nobles, clergies, member of other political parties, even member of his own political party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and tried to the revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? 93 से लेके 93 से लेके 94 तक का जो पीरियड था इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ टेरर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का पॉलिसी फॉलो किया था. जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग जो भी उसका एनिमी होता था, कोई भी हो सकता है, क्लर्जीज, नोबल्स, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, इवन उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो उसको क्वेश्चन करते थे, वो उन सबको अरेस्ट करता था. कोर्ट का सेशन होता था एंड अगर वो लोग गिल्टी फाउंड हुए तो उनको गुलेटिन किया जाता था. गुलेटिन करने का मतलब सीधा ब्लेड से सर को ही काट दिया जाता था. गेटिंग, सर धड़ से अलग कर देते हैं ना, मतलब पूरा बॉडी से हेड को अलग कर दिया जाता था, कट कर दिया जाता था. एंड दैट प्रोसेस वॉज कॉल्ड एज गुलेटिन. नाउ गुलेटिन एक डिवाइस था जिसमें ब्लेड एंड पोल्स थे एंड ये किसके नाम से मिला था? द पर्सन हु इन्वेंटेड इट. किसका नाम था वो? डॉक्टर गुलेटिन. डॉक्टर गुलेटिन ने ये डिवाइस इन्वेंट किया था एंड इसीलिए इस डिवाइस को एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता था? गुलेटिन बोला जाता था. दैट इज, कोई भी पर्सन अगर गिल्टी फाउंड हुआ, किंग यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन ने कुछ गलती की है या कोई भी पर्सन है जो उसके अगेंस्ट गया है, जो उसका एनिमी है, वो उसको क्या करता था? गुलेटिन कर देता था, मतलब सीधा सर कटवा दिया जाता था. रॉबेस्पियर ने पॉलिसीज इशू की थी. कैसी पॉलिसीज? जिसमें उसने वेजेस और प्राइजेस इनके लिए एक फिक्स अमाउंट रख दिया था. दैट मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी. उसने क्या किया था? दैट वेजेस जो है वो बहुत कम नहीं रहेंगे और प्राइजेस इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि उसने देखा था कि लुइस 16 के टाइम पर वेजेस कम थे, मतलब लोगों की इनकम कम थी और ब्रेड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे. इसीलिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया? ब्रेड के प्राइजेस पर भी मैक्सिमम प्राइस कितना होगा वो फिक्स कर दिया था और वेजेस भी फिक्स कर दिए थे. अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के परमिशन के बिना प्राइजेस इंक्रीज नहीं हो सकते थे. मीट और ब्रेड इन सबको सस्ता कर दिया गया था. पीजेंट्स को बोला जाता था दैट उनके जितने भी ग्रेन्स हैं उनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने हैं? सिटी में ट्रांसपोर्ट करने हैं एंड जो भी प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस प्राइस पर उनको सेल करना है. नेक्स्टली, जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था उसका यूज़ कम्प्लीटली बंद कर दिया था, क्योंकि एक्सपेंसिव है मतलब रिच लोग खरीदेंगे, तो जो रिच एंड पुअर का डिफरेंस था उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था. नेक्स्टली क्या बोला हुआ है यहाँ पे? हर एक पर्सन को होल व्हीट का ब्रेड ही खाना पड़ता था. वाइट फ्लोर का ब्रेड किसी को भी अलाउड नहीं था. नेक्स्टली सिटीजन्स वर्ड जो है वो यूज़ करना स्टार्ट हो गया था. जो सर एंड मैडम वर्ड पहले यूज़ होता था उस वर्ड को भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने हटा दिया था. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी लुइस 16 के टाइम पे रिच एंड पुअर के गैप्स थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया था. हिटिंग, रिच वाइट ब्रेड खाते थे, पुअर को होल व्हीट ब्रेड खाना पड़ता था. लुइस 16 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया? वाइट व्हीट को यूज़ करना ही बंद कर दिया, वाइट फ्लोर को यूज़ करना ही बंद कर दिया. पूरी कंट्री में खाली होल व्हीट का ब्रेड. ठीक, मतलब इससे क्या होगा? फूड में इक्वालिटी आएगा. सेकेंडली, पहले जो रिचर लोग होते थे उनको सर एंड मैडम के टाइटल्स दिए जाते थे, बट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उसको भी हटा दिया और उसकी जगह पर सबको क्या बोलने के लिए कहा? सिटीजन्स वर्ड यूज़ करने के लिए कहा गया था. जितने भी चर्च थे
उन सब चर्च के बिल्डिंग्स को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब इन शॉर्ट इनइक्वालिटी की जो भी चीज़ें थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उन सब चीज़ों को एंड कर दिया था। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by the court on July 1794, arrested, and on the next day sentenced to guillotine. Now, उसकी पॉलिसी इतनी हार्श थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इतनी ज़्यादा सीवियर थी दैट जिसकी वजह से इवन उसके जो लोग थे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी रॉबेस्पियर को सपोर्ट करना बंद कर दिया एंड फाइनली रॉबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया गया। मतलब यहाँ पर लुइस 16 और रॉबेस्पियर दोनों का स्टोरी खत्म होता है। नाउ लुइस 16 एंड रॉबेस्पियर के जाने के बाद फ्रांस के अंदर कोई भी रूलर नहीं था। तो लेट्स सी के जब कोई रूलर नहीं था तब फ्रांस का सिचुएशन कैसा था। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society. It provided for 2 elected legislative council. Then this appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive such as the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought out to dismiss them. The political instability of the directory paved by the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. Okay, अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जैकोबिन क्लब के गिरने के बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उन्होंने पावर्स ले लिए। गेटिंग, मतलब अब पावर्स किसके पास आ गए? पुअर्स के पास तो इतने पावर्स नहीं थे क्योंकि उनके पास मनी नहीं था। तो जो मिडिल क्लास था, जो रिच वेल्दियर मिडिल क्लास था, जैसे हमने देखा प्रॉस्परस बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन सब ने मिलके फ्रांस में पावर्स एस्टैब्लिश किए। नाउ पावर्स के लिए इन्होंने 5 मेंबर्स को सिलेक्ट किया था। गेटिंग, मतलब जो भी डायरेक्टरी बनेगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर्स क्यों रखे थे? क्योंकि रॉबेस्पियर के टाइम एक ही मेंबर था। रॉबेस्पियर ने भी अपने पावर्स को मिसयूज किया, तो पावर्स मिसयूज नहीं हो इसीलिए 5 एग्जीक्यूटिव्स को रखा गया था। बट प्रॉब्लम क्या होती थी? ये एग्जीक्यूटिव्स आपस में ही लड़ने लगते थे। गेटिंग, ये कब का सिचुएशन पढ़ रहे हैं हम लोग? जैकोबिन क्लब के गिरने के बाद का सिचुएशन। मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को जब गुलेटिन किया, उसको मारा, उसके बाद का सिचुएशन हम देख रहे हैं। उसके बाद फ्रांस में कोई रूलर नहीं बचा, कोई रूलर नहीं था, तो वेल्दियर मिडिल क्लास ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। वेल्दियर मिडिल क्लास ने क्या किया? एक डायरेक्टरी फॉर्म की। डायरेक्टरी में 5 एग्जीक्यूटिव्स होते थे, ताकि एक के पास पावर नहीं रहे, इसलिए 5 एग्जीक्यूटिव्स होते थे। वो 5 एग्जीक्यूटिव्स आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से कोई भी लॉ प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता था। एंड इस बात का फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने। मतलब फ्रांस मोनार्की से किसके अंडर चला गया? डिक्टेटर के अंदर चला गया, डिक्टेटरशिप के अंडर चला गया। क्यों? क्योंकि कोई रूलर नहीं था, जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। एंड ड्यू टू दैट रीज़न नेपोलियन ने इस बात का बेनिफिट उठाया एंड फ्रांस अब किसके अंडर चला गया था? मिलिट्री रूल के अंदर चला गया था। एंड यहाँ पर हमारा जो रूलिंग पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे हमने देखा लुइस 16 ने रूल करना स्टार्ट किया था, फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया एंड फाइनली कौन आया? नेपोलियन आया। दैट इज हम लोग यानी फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ। रिपब्लिक में पावर्स को मिसयूज किया गया, इसलिए फ्रांस फिर से एक मिलिट्री डिक्टेटर के अंडर आ चुका था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल था इसमें। करेक्ट, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय द वुमेन। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड लास्ट टॉपिक था स्लेवरी। ये सब हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्लियर? अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? वुमेन के बारे में। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, उनके डिमांड्स क्या थे,
क्या उनके डिमांड्स फुलफिल हुए थे, ये सब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।